हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम की वजह से हमें रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। क्या है ये घटनाक्रम? तो इस घटनाक्रम के तहत मुख्य तौर पर हाल ही में जो उत्तर कोरिया के डिक्टेटर है, उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, वो रूस की यात्रा पर गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात के बाद इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं। हिस्सा किस तरह से लेंगे, उस पर ही आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर इस पूरे विषय के जो तमाम पहलू हो सकते हैं, उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर कोरिया के डिक्टेटर ने किम जोंग उन ने ये जो यात्रा की है, क्या ये जो यात्रा है ये कोई असामान्य यात्रा है या फिर इसे हम एक सामान्य डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ाने के लिए की गई यात्रा के तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ये जो यात्रा की जा रही है, इस यात्रा की वजह से दोनों देशों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, यानी कि दोनों देश एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसको जानेंगे। इसके बाद ये भी जानेंगे कि इस पूरी यात्रा की वजह से संभावित इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, निहितार्थ क्या हो सकते हैं, और भारत के पक्ष की भी बात करेंगे। अंत में एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अन्य देशों का भारत पे जो प्रभाव पड़ता है, इस तरह के तमाम खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो पूरी यात्रा की जा रही है, क्या इस यात्रा को हम एक असामान्य यात्रा के तौर पर देख सकते हैं? तो ज़ाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रूस और उत्तर कोरिया की नीति को जो विश्लेषक हैं, जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों का कहना है कि किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये जो बैठक है, ये कोई सामान्य बैठक नहीं है। इसे किसी नॉर्मल मीटिंग के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक असामान्य घटना है। क्यों है असामान्य घटना? क्योंकि पिछले 4 सालों में जब से 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी उत्तर कोरिया में, तब से उत्तर कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन ने अभी तक कोई भी विदेश यात्रा नहीं की है। यानी कि रूस की उनकी ये जो विदेश यात्रा है, वो उनकी पहली विदेश यात्रा है। तो ज़ाहिर तौर पर क्योंकि जब कोविड-19 महामारी शुरू हुई थी उत्तर कोरिया में, तब वहाँ पर जो तमाम बॉर्डर्स थे, उन बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था। किसी भी व्यक्ति को उत्तर कोरिया में जाने की अनुमति नहीं थी और किसी भी व्यक्ति को उत्तर कोरिया से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ज़ाहिर तौर पर ये जो पहली बार स्टेप उठाया गया है, पहली बार ये जो यात्रा की जा रही है, ये अपने आप में विशेष हो जाती है। इसके अलावा जो किम जोंग उन हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एकांत प्रिय नेता के तौर पर देखा जाता है। यानी कि एक ऐसे लीडर के तौर पर देखा जाता है जो बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी दूसरे देश में नहीं जाते हैं। इसके उदाहरण को इसको बेहतर तरीके से आप इस बात से समझ सकते हैं कि किम जोंग उन 2011 में सत्ता में आए थे। 2011 में उन्हें उत्तर कोरिया का प्रमुख नियुक्त किया गया था और 2011 के बाद उन्होंने जो अपनी पहली विदेश यात्रा की थी, वो 2018 में की थी। यानी कि अपनी पहली विदेश यात्रा करने में उन्हें 7 वर्षों का लंबा समय लग गया था। तो ज़ाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि किम जोंग उन बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और बहुत कम ऐसे देश हैं जिनकी उन्होंने यात्रा की है। इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं उसकी बात करें तो इसमें अमेरिका की यात्रा शामिल है, जो कि उन्होंने पिछले कुछ सालों पहले की थी। इसके अलावा चीन की भी कई बार यात्रा की है और रूस की भी कई बार उन्होंने यात्रा की है। तो यही कुछ देश हैं जिनकी यात्रा किम जोंग उन ने की है। तो इसके अलावा उत्तर कोरिया और रूस के संबंधों की बात करें तो इनके जो संबंध रहे हैं, वो भी पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। इनके संबंधों में हमें लगातार उतार-चढ़ाव, लोज़ एंड हाइज़ देखने को मिलते रहे हैं और इसके उदाहरण को हम इस बात से समझ सकते हैं कि साल 2000 के अंतिम दशक के आसपास जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव पेश किए गए थे, तो रूस ने उन सभी प्रस्तावों का समर्थन किया था। अपने उन प्रस्तावों के समर्थन में वोट दिया था।
तो ज़ाहिर तौर पर संबंध बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो हालिया बैठक हो रही है, क्योंकि हालिया बैठक एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, एक ऐसे संदर्भ में हो रही है, जो कि अपने आप में नया है। तो ऐसे में इस नई इक्वेशन के बीच, इस नए समीकरण के बीच इस पूरी बैठक को बहुत ज़्यादा विशेष माना जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक की वजह से दोनों देशों के संबंधों में सुधार किए जाने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कि इस बैठक की क्या निहितार्थ, तो इसकी बैठक ये असामान्य बैठक है या फिर सामान्य बैठक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बैठक हो क्यों रही है, यानी कि उत्तर कोरिया से रूस को क्या मतलब है, रूस क्यों उत्तर कोरिया के साथ बैठक कर रहा है। तो अगर सरल शब्दों में बात की जाए, मौजूदा कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए बात की जाए, तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि रूस मुख्य तौर पर यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध को रूस ने शुरू किया है, तो रूस उस युद्ध के लिए कोरियाई गोला बारूद खरीदना चाहता है, कोरिया के एम्यूनेशंस खरीदना चाहता है, हथियार खरीदना चाहता है। ये प्रत्यक्ष तौर पर रूस की पहली मंशा है। और यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि ये कोई पहली कोशिश नहीं है जब रूस द्वारा इस तरह के हथियार खरीदने की बात की जा रही है। इससे पहले भी रूस के रक्षा मंत्री, जिनका नाम है सर्गेई शोइगु, इन्होंने उत्तर कोरिया की यात्रा की थी। और अमेरिकन मीडिया का ये कहना था कि आप खुद ही इस बात को सोच कर देखिए कि कोई इतने बड़े देश का जो जो रक्षा मंत्री है, वो इतने छोटे से उत्तर कोरिया जैसे देश की यात्रा क्यों करेगा, वहां पर क्यों ट्रैवल करेगा। तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बहुत विशेष यात्रा थी और ऐसा कहा जा रहा था कि इस यात्रा के दौरान इस रक्षा मंत्री ने गोला बारूद को खरीदने की मांग की थी। इसके अलावा ये यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी कि साल 1991 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ये पहले रक्षा मंत्री, ऐसे पहले रक्षा मंत्री थे जिन्होंने उत्तर कोरिया की यात्रा की थी। तो जाहिर तौर पर ये यात्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में स्पेकुलेशन चल रही थी वो यही थी कि रूस अपनी ओर से उत्तर कोरिया से गोला बारूद खरीदने की कोशिश कर रहा है। और वर्तमान समय में रूस को इस गोला बारूद, इस एम्यूनेशन की ज़रूरत भी है, क्योंकि रूस ने तकरीबन 1 साल पहले जब इस पूरे युद्ध की शुरुआत की थी तो संभवतः रूस को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा चलने वाला है। यूक्रेन इतने लंबे समय तक इस पूरे युद्ध में रूस का सामना करता रहेगा, लेकिन यूक्रेन ने बेहतरीन का प्रदर्शन किया, बहादुरी का प्रदर्शन किया और लगातार यूक्रेन अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अब क्योंकि रूस ने इतना अनुमान नहीं लगाया था कि उसको इतने ज़्यादा गोला बारूद की ज़रूरत होगी, तो अब रूस के पास गोला बारूद की कमी हो गई है और इसी कमी को पूरा करने के लिए रूस ये उत्तर कोरिया को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। और यदि रूस उत्तर कोरिया से हथियार खरीदता है तो इस पूरी डील को, इस पूरे समझौते को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव कहते हैं कि आप उत्तर कोरिया से कोई भी हथियार नहीं खरीद सकते हैं, कोई भी देश उत्तर कोरिया के साथ हथियार नहीं खरीद सकता है। तो जाहिर तौर पर ये भी बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इन प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया था तो खुद मॉस्को यानी कि रूस ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया था। तो अब रूस के लिए ये एक एथिकल डायलेमा भी होगा कि उसने पहले जिन प्रस्तावों का समर्थन किया था, अब रूस उन्हीं प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि ये युद्ध की स्थिति है और यहाँ पर एथिकल डायलेमा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो ये तो बात हुई कि रूस उत्तर कोरिया से क्या चाहता है, लेकिन ये जो पूरी बैठक है ये केवल एक तरफा तो नहीं है, इसके दो पहलू हैं जाहिर तौर पर। तो दूसरा पहलू ये है कि उत्तर कोरिया रूस से क्या चाहता है, उत्तर कोरिया के क्या निहितार्थ है रूस के साथ। तो उसकी बात करें तो उत्तर कोरिया में जब से हमने महामारी की शुरुआत देखी है तभी से उत्तर कोरिया को, हमने पहले भी बात की थी कि उत्तर कोरिया ने 2020 के बाद से ही अपने बॉर्डर्स को, अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पर हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वर्तमान समय में वो लगभग पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर पहुँच गई है, बिल्कुल पूरी तरह से एक मंदी की कगार पर पहुँच गई है। तो ऐसे में अगर उत्तर कोरिया अपनी अर्थव्यवस्था को जीवित रखना चाहता है तो उसे कुछ मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि खाद्य आइटम्स हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए या फिर ऊर्जा ज़रूरतें हो गई। तो ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के जो डिक्टेटर हैं वो रूस में आकर खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि जो उत्तर कोरिया के प्रमुख हैं
वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो लगातार आइसोलेशन बना हुआ है, जो अलगाव बना हुआ है, उस अलगाव को भी समाप्त करना चाहते हैं। और इसके अलावा बीते दिनों दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। तो ऐसा माना जा रहा था कि इस त्रिपक्षीय समझौते की वजह से उत्तर कोरिया पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है, और इसी दबाव को काउंटर करने के लिए अब उत्तर कोरिया रूस को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन तीन देशों ने जो समझौता किया है, इस समझौते को काउंटर किया जा सके और एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की शुरुआत की जा सके। तो इसके माध्यम से अगर एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शुरू करनी है तो रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया द्वारा हम पहले भी जानते हैं कि बहुत मॉडर्न हथियारों को विकसित करने की कोशिश की जा रही है, अत्याधुनिक हथियार विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि मिसाइल हो गई, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो गई, इसके अलावा स्पाई सैटेलाइट्स हो गई, और जो परमाणु से संचालित पनडुब्बी हो गई। इन तमाम चीज़ों को विकसित करने की उत्तर कोरिया कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश में उत्तर कोरिया को कहीं ना कहीं अत्याधुनिक तकनीक की भी ज़रूरत है, और ये तकनीक रूस के पास मौजूद है। तो उत्तर कोरिया रूस से इस तकनीक की मांग भी कर सकता है। हालांकि यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी, बहुत दिलचस्प बात होगी कि रूस क्या उत्तर कोरिया को इस तरह की तकनीक देता है या फिर नहीं देता है, या फिर सिरे से इनकार कर देता है। क्योंकि चीन जो है रूस का पिछले कुछ समय से लगातार बहुत अच्छा साथी बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस ने चीन को अभी तक इस टेक्नोलॉजी की पहुंच प्रदान नहीं की है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर इक्वेशंस जो है वो बहुत दिलचस्प बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बैठक के संभावित निहितार्थ क्या हो सकते हैं। तो ये जो हमने बात की कि एक दूसरे से वो लोग क्या चाहते हैं, इसके अलावा कि एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू करने की बात की जा रही है, इस पर विचार किया जा रहा है। और विचार तो इस बात पर भी किया जा रहा है, रूस ने इसका विचार पेश किया था कि एक त्रिपक्षीय अभ्यास शुरू किया जाए। इसमें उत्तर कोरिया, रूस और चीन को शामिल किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर अगर ये बैठक सफल होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे अभ्यास पर भी विचार किया जा सकता है, और इस अभ्यास की भी शुरुआत की जा सकती है। यहाँ पर अगर इस अभ्यास की शुरुआत होती है तो ये उत्तर कोरिया का पहला सैन्य अभ्यास होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया ने अभी तक किसी भी देश के साथ सैन्य अभ्यास नहीं किया है। उत्तर कोरिया लगातार सेल्फ सफिशिएंसी के सिद्धांत पर काम करता रहा है, आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर लगातार अपनी मिलिट्री को बढ़ाते रहा है। तो ये बात हुई सैन्य अभ्यास की। अब इस पूरी बैठक के क्या निहितार्थ हो सकते हैं? तो कई जानकारों का कहना है कि इस बैठक की वजह से हमें एक नई विश्व व्यवस्था देखने को मिल सकती है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा। कैसा होगा वो वर्ल्ड ऑर्डर? तो वो जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जो नई व्यवस्था होगी, वो वैचारिक आधार पर और ज़्यादा बटी हुई दिखाई देगी, और ज़्यादा विभाजित दिखाई देगी। क्योंकि एक तरफ इसमें हमें वेस्टर्न कंट्रीज दिखाई देंगी, जहाँ पर जो अमेरिका है वो लीडर की भूमिका अदा करेगा, और दूसरी तरफ हमें एंटी वेस्टर्न कंट्रीज दिखाई देंगी, जहाँ पर रूस या फिर चीन अपने लीडर की भूमिका अदा कर सकते हैं। और इस तरह का जो ऑर्डर है वो पिछले कुछ समय से लगातार विकसित होता दिखाई दे रहा है। आपको बीते दिनों G20 में भी यही देखने को मिला होगा, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत में जो बैठक हो रही थी उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। उसके उनके अपने स्थान पर उन्होंने अपने प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री को बैठक में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। तो इससे हमें और ज़्यादा वैचारिक विभाजन देखने को मिलेगा, और जो वैचारिक विभाजन है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन वो और ज़्यादा स्पष्ट होकर सामने आएगा। तो इसकी वजह से इस नई व्यवस्था में शांति स्थापित करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और भारत के लिए भी यहाँ पर चुनौती पैदा हो सकती है। भारत के लिए क्या चुनौती होगी? तो क्योंकि जब इस नई व्यवस्था में वैचारिक मतभेद और ज़्यादा स्पष्ट होगा, तो भारत को एक विकल्प चुनने के लिए कहा जाएगा। भारत को या फिर इस तरफ जाना है या फिर इस तरफ जाना है, लेकिन भारत की अभी तक की जो पॉलिसी रही है वो तो नॉन अलाइनमेंट की रही है। तो ऐसे में इस नई व्यवस्था के साथ अपने आप को अलाइन करना भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो ये तो इसके निहितार्थों की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है, और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच आयोजित होने वाले सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी त्रिदोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं, और सवाल ऑप्शन बी और सी और डी में से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे,
और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप जानते हैं इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।